अपने माता-पिता का इकलौता बेटा किशोर इंजीनियरिंग कर अपने परिवार के सपनों को उड़ान देने के लिए गांव से मेट्रो सिटी दिल्ली चला आया। किशोर अपने परिवार का पहला व्यक्ति था जो नौकरी के लिए पहली बार दिल्ली जैसे शहर में आया था। जब दिल्ली आया तो किशोर के लिए दिल्ली बिल्कुल अजनबी और नया शहर था, जहां उसे कोई भी नहीं जानता था। इस नए और अजनबी शहर में किशोर के सामने जीवन जीने की कई सारी चुनौतियां थी, जिसमें जल्दी से जल्दी नौकरी खोजना किशोर के लिए सबसे प्रमुख चुनौती थी। दिल्ली पहुंचते ही किशोर ने सबसे पहले अपने रहने का बंदोबस्त किया, जिसके लिए उसने दिल्ली में और बिहार में एक छोटा कमरा खोजा और इसके बाद किशोर ने अपने सपनों की उड़ान के लिए नौकरी की तलाश शुरू कर दी। नौकरी की खोज में किशोर को रोज़ मेट्रो और बसों का सफ़र करना पड़ता था। इस दौरान किशोर को नोएडा के सेक्टर 15 में एक आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। नौकरी मिलने के बाद किशोर बहुत खुश हुआ और उसने नौकरी मिलने की खबर अपने परिवार वालों को दी। तो किशोर के माता पिता ने किशोर को नौकरी मिलने की खुशी में पूरे गांव वालों के साथ मुंह मीठा किया। नौकरी मिलने के बाद अब धीरे धीरे किशोर की नौकरी वाली ज़िंदगी शुरू होती है। किशोर रोज़ दिल्ली से नोएडा मेट्रो से जाता और मेट्रो से आता। इस दौरान किशोर के कई मित्र भी बन गए। धीरे धीरे किशोर का पहनावा और खान पान से लेकर बोलचाल सब कुछ बदलने लगा। तभी एक दिन किशोर से नोएडा सेक्टर 15 में मेट्रो स्टेशन के बाहर दो किन्नर पैसे मांगते हैं। किशोर ने पैसे देने से इनकार करते हुए उस किन्नरों के साथ गाली गलौज कर गंदा व्यवहार किया। किशोर की गालियों को सुनने और गंदा व्यवहार सहन करने के बाद किन्नर अकेले में रोने लगती है और लगातार 2-4 दिन रोने के बाद किन्नर ने अपने साथी के साथ मिलकर फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। अकेले बैठकर रोने वाली किन्नर का नाम रिंकू और उसके साथी का नाम कमला होता है। रिंकू ने कमला के साथ मिलकर किशोर को सबक सिखाने की योजना बनाई। अब दोनों किन्नर सुबह और शाम किशोर को फॉलो कर उसे सबक सिखाने का इंतज़ार करते हैं। कमला और रिंकू ने किशोर के बारे में, उसकी कंपनी का नाम और वह कहाँ और किसके साथ रहता है सब कुछ पता कर लिया था। बस दोनों एक मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद एक दिन किशोर मेट्रो स्टेशन से बाहर आता है और अपने दफ्तर के लिए ऑटो पकड़ता है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद ऑटो का ज़ोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट को देख वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ को देखकर रिंकू और कमला भी अचानक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब रिंकू और कमला किशोर को देखते हैं तो वो उससे पहचान लेते हैं। इतने में रिंकू कमला से कहते हैं, देख कमला, इससे हमारे साथ बुरा व्यवहार और गाली गलौज करने की सज़ा मिल गई। कमला रिंकू से बोलता है, रिंकू ऐसा नहीं कहते, चल हम दोनों इसकी मदद करते हैं, इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी घटनास्थल पर पुलिस आती है और देखती है कि किशोर सहित 2-3 लोग बुरी तरह से घायल हैं। तो पुलिस ने उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवा देती है। अब रिंकू और कमला सोचने लगे कि वह किशोर की मदद के लिए अस्पताल कैसे पहुंचे और किशोर के घर वालों को उसके एक्सीडेंट के बारे में जानकारी कैसे दें। रिंकू और कमला ने योजना बनाई कि वह पुलिस वालों से पूछकर पता करेंगे कि उन्होंने किशोर और अन्य घायलों को कौन से हॉस्पिटल में भेजा है। इसके बाद वह हॉस्पिटल में जाकर किशोर की मदद करेंगे और किशोर के घर वालों को इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी देंगे। रिंकू कमला से कहती है, चल ना छोड़, उसे भी तो आप उनके साथ गंदा व्यवहार किया था, आप उन क्यों उसकी मदद करें, और कौन है वो, आप उनका कोई रिश्तेदार तो नहीं है। कमला जवाब देते हुए कहता है, रिंकू, भले ही वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर इंसानियत के नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। खैर छोड़, तुझे उसकी सहायता के लिए चलना है या नहीं। रिंकू कहती है, ठीक है, तो कहता है तो मैं मान लेता हूँ। रिंकू और कमला ने पुलिस वालों से पता कर हॉस्पिटल जाने के लिए ऑटो किया और दोनों ऑटो में बातचीत करते हुए अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल को देखकर कमला और रिंकू दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। रिंकू कहती है, हम उसे इतने बड़े अस्पताल में कहाँ खोजेंगे। कमला जवाब देता है, रिंकू, थोड़ा धैर्य रखो, हम उसकी मदद करने आए हैं और उसका हाल चाल जानकर ही लौटेंगे। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद दोनों ने
रिसेप्शन पर पूछा, मैम यहाँ पर अभी एक एक्सीडेंट का केस आया है जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन लोगों को कौन से वार्ड में भर्ती किया गया है? रिसेप्शन पर बैठी महिला ने रजिस्टर देखा, बताया, आप लोग जनरल वार्ड के 105 नंबर के कमरे में चले जाइए। उन तीनों को उसी कमरे में भर्ती किया गया है, मगर आप उनमें से किसे जानते हैं और आप उनके क्या लगते हैं? कमला रिसेप्शन में बैठी महिला का जवाब देते हुए बोलता है, ओ मैडम, उनमें से एक लड़के का नाम किशोर है जो हमारा दोस्त है और हम उसी का हालचाल जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। रिसेप्शन में बैठी महिला बोलती है, ठीक है, आप जा सकते हैं। जब कमला और रिंकू हॉस्पिटल के जनरल वार्ड के 105 नंबर कमरे में पहुँचते हैं तो किशोर की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। वह दोनों किशोर के पास आते हैं और किशोर से पूछते हैं, क्या अब आप ठीक हैं? किशोर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर अभी कुछ दिन तक चल नहीं सकता, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? रिंकू जवाब देती है, वो मैं तो नहीं आ रही थी, मगर इस कमला ने कहा चल ना उस लड़के की मदद करते हैं, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ आई हूँ। कमला कहता है, साहब, हम आपका कई दिनों से पीछा कर रहे थे। जब आपने हमारे साथ गंदा व्यवहार किया था तब हम दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि हम आपको सबक सिखाएंगे। साहब, आप अपने जीवन में सब करना, मगर हम जैसे लोगों के साथ गंदा व्यवहार और गाली गलौज कभी मत करना, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है। खैर छोड़िए, मैं और रिंकू आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं यह बताइए। आप कहाँ रहते हैं और आपने अपने घर वालों को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया है या नहीं? आपके पास पैसे हैं या नहीं? किशोर जवाब देता है, मैं अपनी उस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं यहाँ दिल्ली मयूर बिहार में रहता हूँ। वैसे मैं मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं एक्सीडेंट की खबर अपने घर वालों को नहीं बताऊंगा और बाद में धीरे धीरे बता दूंगा। कमला कहता है, साहब, आपको अपने घर वालों को खबर करनी चाहिए, क्योंकि अभी 10-15 दिन नौकरी पर नहीं जा सकते, इसलिए हम आपके घर वालों से बात करके यह कह देंगे कि हम आपके साथ हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो। किशोर कहता है, ठीक है, आप मेरे घर वालों को फ़ोन करके बता दीजिए। रिंकू और कमला ने फ़ोन करके किशोर के घर वालों को एक्सीडेंट की जानकारी दी और उन्हें समझाया कि हम किशोर के साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, किशोर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। किशोर के एक्सीडेंट की खबर सुनकर किशोर के परिवार में उदासी सी छा गई। किशोर की माँ रोने लगी और उसके पिताजी उसकी माँ को समझा रहे हैं, कुछ नहीं होता, जल्दी किशोर ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। किशोर के साथ उसके दोस्त लोग हैं। एक रात अस्पताल में बीतने के बाद अगले दिन रिंकू और कमला को डॉक्टर ने कहा कि आप किशोर को घर ले जा सकते हैं। रिंकू और कमला ने टैक्सी बुलाकर किशोर के घर ले जाने का फैसला किया। टैक्सी में एक तरफ कमला ने, दूसरी तरफ रिंकू ने किशोर को पकड़ रखा था और किशोर को बीच में बैठाकर उसे कमरे लेकर आए। तीनों किशोर के रूम पर पहुँचे तो देखा रूम बिखरा हुआ है। रिंकू और कमला ने किशोर को चारपाई पर बैठा दिया और बिखरे हुए कमरे को सही करने लगे। तभी किशोर की मकान मालकिन कमरे में आकर कहती है, किशोर, क्या हुआ? अरे कैसे हुआ यह सब, और यह दोनों कौन हैं? तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? किशोर जवाब देता है, आंटी, बस ऐसे ही ऑफिस में आते वक्त जाते वक्त हो गया, दिन खराब था हो गया। आंटी, यह दोनों मुझे एक दिन मेट्रो स्टेशन के बाहर मिले और मेरे से भीख मांग रहे थे। मैंने इन्हें भीख तो नहीं दिया, मगर मैंने इन्हें खूब उल्टा सीधा बोल दिया। इसके बाद से यह दोनों मुझे सबक सिखाने के लिए हर रोज़ मेरा पीछा करने लगे। जब इन्होंने देखा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो तब इन दोनों ने मेरी मदद की, मेरे साथ अस्पताल आए और मुझे अस्पताल से यहाँ लेकर आए। भले ही यह दोनों मेरे कोई नहीं लगते हैं, मगर इन्होंने इंसानियत के नाते मेरी जो सहायता की है उसे देखते हुए मैं इन्हें अपना दोस्त और परिवार से बढ़कर मानने लग गया हूँ। मकान मालकिन जाते हुए कहती है,
बेटा अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों को भी बता देना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मगर इन दोनों के साथ ज़्यादा दोस्ती मत करना और हाँ, इन दोनों को यहाँ मत रुकने देना। किशोर जवाब देते हुए कहता है, अच्छा आंटी ठीक है, और कोई परेशानी होगी तो मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा। हाँ, यह दोनों जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। किशोर के लिए खाना बनाकर और पानी रखकर रिंकू और कमला ने जाने का फैसला किया। किशोर ने दोनों को धन्यवाद करते हुए कहा, आप दोनों आते रहिएगा, अब आप मेरे लिए दोस्त से बढ़कर हो। कमला और रिंकू कहते हैं, साहब अपना ध्यान दीजिएगा और हम दोनों जल्द आपका हाल चाल जानने के लिए फिर आएंगे। अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। इतना कहने के बाद कमला और रिंकू दोनों किशोर के रूम से चले जाते हैं। तभी किशोर ने कमला से कहा, कमला यह दुनिया कितनी बुरी है ना, हम किसी की मदद करें तब भी हम बुरे हैं और ना करें तब भी हम बुरे हैं। कमला ने जवाब दिया, दुनिया के बारे में इतना मत सोचो, आप काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। दुनिया का काम है भौंकना, दुनिया भौंकती रहेगी मगर कभी रुकेगी और कभी थमेगी नहीं। किशोर अकेले अपने रूम में बैठकर सोचने लगा, आखिर मैंने रिंकू और कमला के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया होगा? क्या किन्नर लोग इंसान नहीं होते? वैसे रिंकू तो देखने में भी अच्छी है। आज कमला और रिंकू नहीं होते तो शायद मेरी कोई सहायता नहीं करता। सोचते सोचते किशोर सपनों की दुनिया में खो गया। अगले दिन रिंकू और कमला फिर से किशोर के रूम में आते हैं और किशोर के लिए खाना बनाकर उसे खिलाकर चले जाते हैं। अब रोज़ यह क्रम चलने लगा। कभी रिंकू तो कभी कमला किशोर के कमरे में आते और उसके लिए खाना बनाकर चले जाते। इस दौरान किशोर, रिंकू और कमला अच्छे दोस्त हो गए। किशोर के मन में रिंकू और कमला के प्रति सम्मान और प्रेम उत्पन्न धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2 हफ्ते बाद जब किशोर थोड़ा ठीक हुआ, उसने ऑफिस जाने का फैसला किया। किशोर ने प्लान किया कि वह रिंकू और कमला से आज मिलेगा और उनका उपहार देकर शुक्रिया अदा करेगा। जैसे ही किशोर ड्यूटी के लिए मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है, तभी एक छोटी सी बच्ची फूल लेकर किशोर के पास आती है और बोलती है, साहब फूल ले लो। फूलों को देखकर किशोर सोचने लग गया कि मैं किसके लिए फूल लूं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तभी किशोर के मन में रिंकू का ख्याल आता है। अब किशोर ने फैसला किया कि वह रिंकू के लिए एक फूल लेकर जाएगा। किशोर ने उस बच्ची को 20 रुपये देकर गुलाब का फूल ले लिया और उस फूल को अपने बैग में रख लिया। किशोर ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस में थोड़ी देर काम कर जल्दी घर आने का प्लान करता है। किशोर ने लंच टाइम में अपने बॉस से छुट्टी ले ली। किशोर ऑफिस से निकलता है और ऑटो से नोएडा सेक्टर 15 में मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। मेट्रो स्टेशन पर किशोर रिंकू और कमला को खोजने लगता है। थोड़ी देर के बाद कमला और रिंकू ताली बजाते हुए किशोर के सामने आते हैं। किशोर को देखते ही दोनों कहते हैं, साहब आप ठीक हैं? किशोर ने रिंकू और कमला का धन्यवाद करते हुए कहा, आप लोग उस दिन नहीं होते तो शायद इस शहर में मेरी कोई सहायता नहीं करता। मैं आप लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूँगा। तभी किशोर ने अपने बैग से फूल निकाल कर रिंकू के सामने बैठकर रिंकू को देने लग गया। किशोर को देखकर रिंकू और कमला ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए और कहने लग गए, साहब आप जानते नहीं हैं कि हम हिजड़े हैं, हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, हम सिर्फ तालियां बजाने के लिए पैदा हुए हैं। किशोर ने कहा, कमला मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे सच में रिंकू से प्रेम हो गया है और हाँ, दुनिया के मेरे बारे में क्या सोचा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों मेरे अच्छे दोस्त हो और रहोगे। रिंकू ने गुलाब का फूल पकड़ते हुए किशोर को गले लगा लिया और कहा, साहब आप बहुत अच्छे इंसान हो, आज से हम आपके लिए अच्छे वाले मित्र हुए, हर सुख में आपके साथ खड़े रहूँगी। और धीरे धीरे किशोर और रिंकू की प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी। कभी रिंकू किशोर मूवी देखने जाते तो कभी पार्क में बैठे प्रेम की बातें करते मिलते। रिंकू का पहनावा एकदम से बदल गया। रिंकू अब अपने आप को एक लड़की की तरह सजने लगी। किशोर रिंकू को अच्छे कपड़े दिलाने लग गया। रिंकू ने भीख मांगना बंद कर दिया और रिंकू किशोर इतने करीब आ गए कि दोनों एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो गया। रिंकू और किशोर की प्रेम कहानी को देखकर कमला रिंकू से कहता है,
रिंकू, तुम भूल रही हो कि तुम एक किन्नर किसी से प्रेम नहीं कर सकती और ना ही किसी पत्नी बन सकती है। हम किन्नरों की ज़िंदगी में सिर्फ ताली बजाना ही लिखा है। कमला को जवाब देते हुए रिंकू कहती है, कमला, किशोर औरों से अलग है। वो मेरे से बहुत प्रेम करता है, मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उसे एक पत्नी का हर सुख नहीं दे सकती हूँ। इसके बावजूद भी मैं उसे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। अब तुम दोबारा मेरे और किशोर के बीच आने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसका बुरा अंजाम होगा। वह रिंकू और किशोर की धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही। अब दोनों एक कमरे में रहते और एक साथ खाते और सोते और किशोर के ऑफिस टाइम में व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करते, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते। इतने गहरे प्रेम के बावजूद भी किशोर ने रिंकू और अपनी प्रेम कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया था। शायद किशोर के मन में रिंकू को लेकर किसी प्रकार का शंका हो। करीब 7-8 महीने बीतने के बाद किशोर जब अपने घर लौटा तो उसके परिवार ने उससे शादी की बात की। किशोर जानता था कि वह रिंकू से बहुत प्रेम करता है, मगर उसे समाज के सामने स्वीकार भी किशोर ने उसके परिवार के लिए, समाज के लिए सामने उसकी इज्जत का सवाल खड़ा करता था। किशोर ने उसके पिता की बात मानकर अपने गांव के ही पास एक गांव में लड़की तो देख ली। गांव में लड़की देखने के बाद किशोर का रिंकू के प्रति प्रेम कम होने लगता है। तब किशोर वापस दिल्ली आता है तो किशोर दिल्ली पहुंचते ही रिंकू किशोर के पास मिलने आती है। रिंकू देखती है कि इस बार किशोर का मूड पहले के मुकाबले कुछ बदला है, उदास है। रिंकू किशोर से पूछती है, किशोर, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे परिवार में सब ठीक है ना? किशोर जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर मेरे परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। रिंकू कहती है, क्या हुआ? किशोर जवाब देता है, मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं और मुझे उन्होंने अपनी पसंद की लड़की भी दिखाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रिंकू कहती है, क्या? एक बार फिर से कहना। किशोर जवाब देता है, हाँ मैंने जो कहा वही सही है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने मुझे अपनी पसंद की लड़की भी दिखाई। किशोर का जवाब सुनते ही रिंकू किशोर के कमरे से दौड़ते हुए बाहर की ओर भागती है और रोने लगती है। रिंकू के पीछे किशोर भी बाहर की ओर भागता है और कहता है, रिंकू रुको तो सही, मेरी पूरी बातें सुनो। रिंकू तेज़ी से भागते भागते कमला के पास चली आती है। कमला रिंकू को अपने गले से लगाता है और पूछता है, क्या हुआ? रिंकू जवाब देती है, कमला तो ठीक कहता था, उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और मुझे धोखा दिया। वह अपने गांव में शादी करने जा रहा है। कमला कहता है, मैंने तो पहले ही बोला था इस चक्कर में मत पड़, क्योंकि तू किशोर को बच्चा नहीं दे सकती और किशोर तुझे सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। हम हिजड़े हम लोगों की कोई प्रेम कथा नहीं होती, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ तालियां बजाने आए हैं। इतना सुनते ही रिंकू कमला को धक्का देते हुए वहां से भाग जाती है और रोते रोते सड़क पर भागने लगती है। तभी सड़क पर भागते भागते रिंकू का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और रिंकू की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। जब कमला और किशोर को रिंकू के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी कमला के मन में अपने साथी रिंकू की मौत का बदला लेने की आग जलने लगती है। अब कमला ने अकेले योजना बनाई कि वह किशोर को मौत के घाट उतार कर खुद सुसाइड कर लेगा। कभी जो कमला इंसानियत की बात करता था, अब वो अपने साथी रिंकू के मौत के बदले की आग से जल रहा था। किशोर का रिंकू की मौत के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह नशे की हालत में आने लगा और हमेशा रिंकू की यादों में खोया रहता। करीब 3-4 महीने गुजरने के बाद किशोर ने अपने परिवार वालों की मदद पसंद की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद किशोर अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला आया और पहले की तरह नौकरी करने लगता है। यह कमला बदले की आग में जा रहा था। अब कमला ने पहले की तरह दोबारा से किशोर का पीछा करना शुरू कर दिया। पहले रिंकू कमला साथ में थे, तो इस बार कमला अकेले था और अपने साथी रिंकू की मौत की बदला की आग में जल रहा था। एक दिन किशोर ने कमला को अपना पीछा करते देखा और किशोर ने कमला को
अपने पास बुलाता है और अपने से दूर रहने के लिए कहता है। कमला के लिए यह अपने साथी की मौत का बदला लेने का सबसे अच्छा मौका था, मगर वह किशोर को नहीं मार पाया। तभी अचानक एक दिन कमला किशोर के कमरे में पहुंच जाता है। किशोर की पत्नी कमला को देखकर हैरान हो जाती है। कमला किशोर की पत्नी से कहता है, हैरान मत होइए, हम आपके पति किशोर के ही मित्र हैं। यह सुनते ही किशोर की पत्नी के मन में कई तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। वह अपने पति किशोर से कमला को लेकर सवाल करती है, आखिर आप इन लोगों के साथ दोस्ती कैसे रख सकते हैं? आप इन्हें कैसे जानते हैं? किशोर ने कमला को वहां से जाने के लिए बोला और कल मेट्रो स्टेशन के पास मिलने को कहा। अगले दिन किशोर नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन पर कमला से मिलता है और वह कमला को धमकी देते हुए कहता है, बेटा इस बार अंतिम बार समझा रहा हूँ, नहीं तो अगली बार सीधे ऊपर का टिकट काटूंगा। यह सुनते ही कमला किशोर पर चाकू से हमला कर देता है और किशोर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और कमला का वहाँ से भागते भागते एक्सीडेंट हो जाता है। किशोर को कुछ लोग मिलकर अस्पताल पहुँचाते हैं। किशोर के शरीर में खून बहता रहता है और डॉक्टर किशोर को लगातार बचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस और अस्पताल वाले किशोर के घर वालों को फ़ोन कर किशोर पर हुए हमले के बारे में जानकारी देते हैं। उन्हें जल्द अस्पताल आने के लिए बोलते हैं। किशोर की पत्नी जब अस्पताल पहुंचती है तो किशोर डॉक्टर से अपनी पत्नी से मिलने को कहता है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि अब किशोर का बच पाना संभव नहीं है। किशोर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगते हुए अपनी और रिंकू के प्रेम के बारे में बताता है और एक लंबी सांसें लेते हुए दम तोड़ देता है।